नमस्कार, मेरा नाम है नहार सिंह और विचार मंच रेवाड़ी के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार निंगानिया जी। आप केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर में। संजय कुमार जी, मैं विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं की ओर से आपका आज के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद नार सिंह जी, आपने समय निकाला और आपके पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट करा। ठीक है, धन्यवाद सर। हम शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि आप विभाग में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कितना लंबा समय हो गया आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? सर, मैं 2006 से राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से एमएससी पास आउट हूँ। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने निजी विद्यालयों में काम किया। उसके बाद 2013 से मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया हूँ। पहली स्कूल की पोस्टिंग मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोड़ में रही। कुछ समय वहाँ पर काम करने के बाद जुलाई 2017 में मॉडल संस्कृति स्कूल्स के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस से, वो स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू मेरी पोस्टिंग यहाँ पर ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ। जुलाई 2017 के बाद से मैं अपनी सेवाएं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तेमुरार में दे रहा हूँ और यहाँ के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। संजय कुमार जी, केमिस्ट्री को गणित की तरह एक बहुत ही रूखा सा विषय माना जाता है। विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार आपका रुझान केमिस्ट्री की तरफ हुआ? केमिस्ट्री की तरफ मेरा रुझान का श्रेय मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर अभय सिंह सर को देना चाहूँगा। ठीक है, जो केएलपी कॉलेज में मेरे टीचर रहे हैं। केएलपी कॉलेज में उस टाइम 11th 12th भी होती थी, तो मेरी 11th 12th और ग्रेजुएशन केएलपी कॉलेज में रही है। उन्होंने केमिस्ट्री का इतनी अच्छी तरह से समझाई कि स्टार्टिंग से ही मुझे केमिस्ट्री विषय आसान लगता था। और जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद जब मेरे पास ऑप्शन थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किस में मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, तो केमिस्ट्री मेरी हमेशा से पहली ही चॉइस रही थी। इसका श्रेय मैं अभय सिंह गुरु जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने +1-2 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पर केमिस्ट्री हमें इतनी अच्छी तरह से समझाई कि वो बस केमिस्ट्री ही, अब तो ऐसे लगता है कि केमिस्ट्री मतलब खून के साथ मिक्स हो गई है, ब्लड में केमिस्ट्री भी घूम रही है। बहुत अच्छा। केमिस्ट्री वैसे तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कई बार बच्चों का रुझान नहीं बन पाता है। इस प्रकार से ये एक रूखा सा विषय भी बच्चों को लगने लगता है। तो संजय कुमार जी, आप केमिस्ट्री में इतने रच बस गए हैं कि आपने केमिस्ट्री पर एक पुस्तक लिख डाली है। जरा उस पुस्तक के बारे में भी बताइए। सर, पुस्तक की शुरुआत एक्चुअली मेरा जो मॉडल संस्कृति स्कूल है पहले हरियाणा बोर्ड से था। फिर बाद में हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया कि मॉडल संस्कृति स्कूल्स जो सेलेक्टेड स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, डिस्ट्रिक्ट में जो गिने चुने स्कूल हैं, इनको सीबीएसई बोर्ड की तरफ मूव करने का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का रुझान सीबीएसई बोर्ड की तरफ हो रहा था। हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों में स्ट्रेंथ कम हो रही थी। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए जैसी मेरी +1 सीबीएसई के स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उसी टाइम हमारे लिए एज ए चैलेंज था, मेरे लिए एज ए चैलेंज था कि हरियाणा बोर्ड में तो गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है, अब देखेंगे सीबीएसई बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट कैसे आता है। तो संजय कुमार जी, आपने ये टारगेट नाम से 70/70 करके ये बुक निकाली है। सबसे पहले ये बताइए कि कितने सालों से आप ये पुस्तक निकाल रहे हैं, कितने संस्करण इसके अब तक आ चुके हैं? सर, अब तक इस साल ये इसका 3rd एडिशन था। ठीक है, 4th एडिशन पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरे स्कूल 2021 में सीबीएसई में माइग्रेट हुआ, बोर्ड हमारा चेंज हो गया हरियाणा बोर्ड से सीबीएसई। तो 2021 में जैसे ही मेरी +1 सीबीएसई से बैठी, तो उसी टाइम मेरा +2 का बोर्ड का टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया था कि इन बच्चों के लिए केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड
में दोनों का सिलेबस तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में दिन रात का अंतर है। जी, ठीक है। सीबीएसई में क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू हरियाणा बोर्ड। ठीक है। तो सीबीएसई में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने +1 में मेरी जब सीबीएसई से बैठी तभी से मैंने बच्चों को एज ए छोटे छोटे असाइनमेंट के फॉर्म में काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग करी मैंने PYQ से, ठीक है, कि सीबीएसई में पिछले साल के पेपर्स कैसे आते हैं जी, उनका क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करा पिछले सभी सालों के, और फिर उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। एक साल मैंने बुक के बाद में आई, एक साल वो मैंने अपने असाइनमेंट्स बच्चों को एक टॉपिक करवाया और एज ए वो जो असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने ये बच्चों को देना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे करके मेरे पास ये डाटा इकट्ठा होता वो चला जो गया। असाइनमेंट है फिर उनको आपने एक पुस्तक का रूप दे दिया। हाँ, मेरे एक साथी हैं अनिल सर, फिजिक्स के टीचर हैं वो, उन्होंने जब उस साथ ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा मटेरियल देखा तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा ये कि सर ये इतना अच्छा आपने कंटेंट तैयार कर रखा है, तो इस कंटेंट का फ़ायदा सिर्फ आपके बच्चों को ही क्यों, बाकी सभी बच्चों को क्यों ना मिले, तो क्यों ना इसको एज ए बुक की फॉर्म में आप पब्लिश करो, ताकि ये वाला जो कंटेंट है जो आपने इतनी मेहनत करके तैयार करा है, ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट स्कूल के एक स्कूल से बच्चों तक सीमित ना रहे, बाकी स्कूल के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो उन्होंने कुछ मुझे मोटिवेट किया इस बारे में। ठीक है। बुक का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बुक की, ठीक है, तो उनके मोटिवेशन से फिर मैंने इसको और रिफाइन करके, ठीक है, इसको एज ए बुक की फॉर्मेट में लेकर आए। तो 2022 में जो मेरा सीबीएसई का बैच आया तो उसमें बच्चों को मैंने एज असाइनमेंट प्रिंट आउट करके मैं बच्चों को देता था रोज। ठीक है। 2023 में मैंने पहली बार इसको एज ए बुक की फॉर्म में इसको पब्लिश करा, और जैसे कि मैंने बताया था 23, 24 और 25 इसके अब की बार ये 3rd एडिशन था, 4th एडिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। और इसका फ़ायदा मुझे इतना मिला है इस कंटेंट का कि सीबीएसई में अभी तक मेरे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, केमिस्ट्री में सभी बच्चों ने अच्छे स्कोर करे हैं। बिलो एवरेज बच्चा भी केमिस्ट्री में थ्योरी में 40 नंबर लेकर आया है 70 में से। बहुत मिनिमम मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में, ठीक है, बाकी सब्जेक्टों से हाई रहे हैं। और अबव 90 का जो रेशियो होता है जी, ठीक है, पिछले 3 सालों से सीबीएसई का जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, अबव 90 का लगभग 20 से 25% बच्चों के मेरे केमिस्ट्री में क्लास में अबव 90 नंबर्स रहे हैं केमिस्ट्री में। वास्तव में काबिल तारीफ है आपकी मेहनत। और एक समर्पित अध्यापक की पहचान उसके परीक्षा परिणाम से होती है। आप जिस प्रकार से बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। एक संजय कुमार जी, आप मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर में हैं, और हम हर वर्ष देखते हैं जब भी नीट का या जेई का परीक्षा परिणाम आता है तो आपके विद्यालय से निश्चित रूप से सिलेक्शन मिलता है। इसके पीछे कि किस प्रकार की आपके स्टाफ की या आपकी रणनीति होती है कि सरकारी विद्यालय से भी नीट में या जेई में सिलेक्शन आप करवाने में सफलता प्राप्त करते हैं? सर, नीट और जेई ना एक टीम एफर्ट है। ठीक है जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो है, जब पूरी टीम काम करती है, ठीक है, पूरी टीम में से कोई एक सब्जेक्ट बच्चे का वीक रहेगा तो स्कोर करना, क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहला तो मतलब मेन ना कि मेरी जो ततारपुर स्कूल की हमारी जो टीम है PCMB की, ठीक है, वो टीम बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है। वो टीम पूरी मेहनत करती है। ठीक है। हाँ, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट अपने पर मैटर करता ही है, लेकिन सबसे पहला टीम का है। ठीक है। तो पहला श्रेय तो टीम को जाता है। केमिस्ट्री में स्पेशली जैसे मेरा मेन मोटो रहता है कि बच्चों का ना बेस बनाना। एक बार जी, अगर आपका एक बेस अच्छा तैयार हो गया है तो उसके ऊपर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो केमिस्ट्री में मेरा मेन मोटो +1 से ही ये रहता है कि 11वीं से ही केमिस्ट्री में बच्चों का एक बेस अच्छा क्लियर हो जाए। और आई थिंक वो बेस सबसे मस्ट है NCERT। ठीक है। तो NCERT को मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, NCERT के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, वो मेरा पहला फोकस NCERT रहता है कि NCERT से एक बार बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट नीट और जेई के PYQ करने हैं या और क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला मोटो हमारा रहता है कि एक अच्छा बेस क्लियर हो जाए। संजय कुमार जी, मेरे हाथ में CBSE मार्च 2025 का प्रश्न पत्र है केमिस्ट्री का। तो
आप बता पाएंगे कि इस प्रश्न पत्र में आपकी जो पुस्तक है टारगेट, इसमें से कितने प्रतिशत प्रश्न आए हैं या कितने प्रतिशत पेपर आपकी इस पुस्तक से कवर हुआ है? सर मार्च 2025 का पेपर आपके हाथ में है, और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जुलाई 2025 में एक रीअपियर का पेपर भी होता है जी। ठीक है, इन दोनों पेपर का एक एक क्वेश्चन मेरी बुक में कवर होता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, इसका मैंने पूरा बुक का क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप भी डाल के मैंने जो हमारे केमिस्ट्री का ग्रुप बनाया हुआ उसको मैं सब टीचर्स को भेजा भी था जी, वो भी जैसे क्रॉस चेक कर सकें। तो बुक का ठीक है थोड़ी सी कोशिश ऐसी करी है कि मैं नाम टारगेट 70/70 इसीलिए है जी कि 70 में से एक भी नंबर का बाहर से नहीं क्वेश्चन मिलेगा। इस किताब से बाहर ना आए। ठीक है, कि ये बुक आप किसी बच्चे ने पूरी ढंग से सोल्व कर ली तो केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से कोई भी बच्चा 70 में से 70 स्कोर कर सकता है। और इसका प्रूफ यही है कि पिछले दोनों आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में से कवर है। संजय सर, आज के दौर में किसी भी विषय की मार्केट में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो ये जो आपकी पुस्तक है, आप कह रहे हैं कि प्राय संपूर्ण प्रश्न पत्र इस पुस्तक से कवर होता है, इसमें से आता है। और एक और बताइए, विद्यालय में 3 प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, और कुछ विद्यार्थी इतने मेहनती नहीं होते तो वो पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक के माध्यम से जो विद्यार्थी कुछ कम मेहनती हैं, कम होशियार हैं, उनकी कैसे मदद हो सकती है? जी नार सर, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग पार्ट में जवाब देना चाहूँगा। पहली बात कि ये मेरी बुक बाकी बुक से अलग कैसे है जी, ठीक है। फिर मैं आपका सेकंड पार्ट पे आऊँगा कि ये ठीक है अलग अलग मदद IQ लेवल बच्चों को कैसे ये मदद कर सकती है। जी, पहली बात ठीक है, जब मैं इस बुक पे काम कर रहा था ठीक है, तो मुझे इनिशियली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैंने फोकस करा ठीक है। और मैं 20 साल से हो गया सर मुझे पढ़ाते हुए ठीक है। एक चीज़ जो मैंने मेन टीचिंग में समझी है कि आप कोई भी टॉपिक को बच्चों को चाहे कितनी बार समझा दो ठीक है, समझाया हुआ सुना हुआ कम टाइम तक याद रहता है। जी। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे ने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं अपने हाथ से, वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए और वो क्वेश्चन उससे बन गए, उस क्वेश्चन निकाल दिए, तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आता है और वो टॉपिक को हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट इज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस कितने सोल्व करें खुद से ठीक है। तो मेरा मेन इसीलिए फोकस वहीं पर हो गया कि पहले कि बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए ही फिर ये बुक्स के फॉर्मेट में मैंने स्टार्ट करा। तो पहले मैंने क्या लेकर गया, पहले मैं सिर्फ CBSE PYQ लेके चला, CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम ये आती है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की यूनिट बहुत बड़ी बड़ी है सर ठीक है। वो बच्चा डरता भी केमिस्ट्री से उसी लिए है ठीक है। केमिस्ट्री एक डर का सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री एक क्लैरिटी का सब्जेक्ट है। बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है। अगर क्लैरिटी होगी तो केमिस्ट्री का डर अपने आप निकल जाएगा। और वो क्लैरिटी के लिए मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि यूनिट इतनी बड़ी है, 15 या 20 दिन तक टीचर एक यूनिट पढ़ा रहा होता है और उसके बाद बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलता है। तो 15 या 20 दिन तक जो टॉपिक चल रहा है, बच्चे को स्टार्टिंग के जो पहले हफ्ते में जो करवाया था वो तो भूल गया होता वो ठीक है। और फिर बाद में हम उसको बोले कि बेटा अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो मैंने क्या किया इस बुक में कि एक यूनिट को 2 या 3 लेक्चर के टॉपिक के अंदर डिवाइड कर दिया कि टीचर 2 या 3 लेक्चर में एक टॉपिक समझा दे। अब उस टॉपिक से रिलेटेड ही, सिर्फ पूरी यूनिट नहीं, उसकी पुनरावृत्ति करवाएं। उस टॉपिक में ही से अब तक 2011 से लेकर 2025 तक पिछले 15 सालों में CBSE ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, पूरी यूनिट नहीं जी, क्योंकि पूरी यूनिट बच्चे को याद नहीं रहती एक साथ में। तो एक टॉपिक कि मैंने यूनिट को टॉपिक में डिवाइड कर दिया और उस एक टॉपिक के क्वेश्चन सारे एक जगह। तो जैसे ही क्लास में टीचर ने वो टॉपिक समझा दिया, अब बच्चे को होमवर्क अपने आप मिल गया कि ये टॉपिक जो आज टीचर ने करवाया है उस टॉपिक की एक शॉर्ट नोट मैंने थ्योरी में शॉर्ट नोट की फॉर्म में मैंने बुक में डाला हुआ है कि वो शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशंस फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो बच्चा वहाँ से एक बार उसको रिवाइज कर ले
और उसके बाद उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो पहला मेरा फोकस रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चा सोल्व कर ले। फिर बोर्ड, जो मैं सीबीएसई बोर्ड की टारगेट करता हूं, ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी से आपने प्लस कुछ पढ़ा है वो आपका बोनस है, लेकिन एनसीईआरटी से कुछ मिस करा है, ठीक है, वो आपका टोटल लॉस फिक्स है। एनसीईआरटी का मिक्स, एनसीईआरटी से कुछ भी आपने मिस करा मतलब आपका लॉस होने वाला ही है। तो आप प्लस पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, प्लस पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन एक वर्ड नहीं छोड़ना है। तो पहला टॉपिक वही है। तो मैंने फिर पीवाईक्यू पे कंसंट्रेट करा, फिर मैंने पीवाईक्यू के साथ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में हमारे क्या है कि एक यूनिट के लास्ट में एनसीईआरटी में 60 क्वेश्चंस है। आपने 15 दिन से एक यूनिट करवा दी और फिर बच्चों को कह दिया बेटा अब एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व कर लो। पहली बात, बच्चे को वो पूरी यूनिट याद नहीं है। दूसरी बात, 60 क्वेश्चंस करते टाइम उसका वैसे ही, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। अब वो 60 क्वेश्चंस एक साथ नहीं, 6-6 क्वेश्चन के 10 टॉपिक हो गए। अब बहुत ही बच्चों ने, हाँ, बच्चों को पूरी यूनिट करने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक रिवाइज करो, एक टॉपिक के पीवाईक्यू, एक टॉपिक के एनसीईआरटी, ठीक है। जो मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार आपने यूनिट को टॉपिक के अनुसार विभाजित किया। उस टॉपिक के अनुसार आपने प्रीवियस पेपर्स में से क्वेश्चन छाटे और उस टॉपिक के साथ वो क्वेश्चन सब एक साथ दिए हैं। तो जो आपका इस टॉपिक में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इस प्रकार से इस टॉपिक की तैयारी, जो आप जो कह रहे थे कि मेरी बुक बाकी बुक से डिफरेंट कैसे है, उसमें ये तो उसमें एक तो मेन विशेषता ये है कि एक यूनिट को टीचर, जो मुझे 20 साल तक पढ़ाते हुए हो गए, मुझे लगभग हर एक टीचर का पढ़ाने का पैटर्न पता है कि भी कोई टीचर पहले ये टॉपिक करवाता है, फिर ये करवाता है, फिर ये करवाता है। मोस्टली रूटीन है वो हर एक केमिस्ट्री टीचर्स का। तो मैंने उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। दूसरा, एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, या वो पीवाईक्यू हो या एनसीईआरटी हो, और एक एनसीईआरटी की एक और क्वेश्चंस की बुक आती है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जी, ठीक है। तो इस बुक में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पिछले 15 साल के, एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसी कोई बुक इसके कंपैरिजन में, ठीक है नहीं, जिसमें ये सारी चीज एक साथ एक जगह मिल जाए, ठीक है। इसलिए मतलब मैंने धीरे धीरे करके शुरुआत करी थी और फिर ये सब सेग्रीगेट होकर एक साथ एक जगह आ गई। तो पहले आपका ये क्वेश्चन का जवाब कि बुक अलग कैसे है, ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए मेरी बुक बाकी सब बुक से अलग है, और इसीलिए, ठीक है, बाकी सारे साथियों का इतना सहयोग मिल रहा है कि मेरी बुक लगभग आखिरी में आके सब खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे पास मतलब लिमिटेड कॉपीज प्रिंट करवाता हूँ और लास्ट में मेरे पास किताबें बचती नहीं है, सब खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और सेकेंड बात जो आपने मेरे से पूछी कि ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। हमें पता है कि क्लास में जनरली मैं 3 तरह के बच्चे को, एक एवरेज बच्चा होता है, एक बिलो एवरेज बच्चा होता है, एक अबव एवरेज बच्चा होता है। सभी बच्चों को अपना आईक्यू एक जैसा हो भी नहीं सकता, ठीक है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है सबका, ठीक है। हाँ, हर एक बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा इंप्रूव कर सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। हम हर एक बच्चे को टॉपर नहीं बना सकते, लेकिन हर एक बच्चे को इंप्रूव करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे केमिस्ट्री में मेरे बच्चों के मार्क्स पिछले 3 साल से सीबीएसई में अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में या फिर और किसी भी लगाओ, ठीक है। तो मेरा ये मानना है हर एक बच्चा इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर बच्चा, ठीक है, जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है, पहले फोकस करे पीवाईक्यू पे, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न जो मैंने समझा है सीबीएसई का, लगभग 50-60% पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं हर साल। 50 से 60% आपके क्वेश्चंस वही आते हैं बोर्ड में जो पहले 15 साल में किसी न किसी साल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस कर ले जाए, एवरेज बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू कर ले तो भी आसानी से उसके 70 में से 40+ नंबर केमिस्ट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो बिलो एवरेज बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू कर ले तो उसको आसानी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसको कम करने हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। एक बच्चा 1 घंटे में 70 क्वेश्चन कर सकता है, एक बच्चा 40 ही करता है। तो बिलो एवरेज क्वेश्चंस, बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू सोल्व कर ले, ठीक है। अबव एवरेज और
के बच्चों के लिए, एवरेज और अबव एवरेज के बच्चों के लिए, जैसे ही उसका मेंटल लेवल, उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि PYQ तो मेरे हो गए, हाँ अब मुझे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने में मजे आ रहा है। बस एक टीचर का काम वही है कि टीचर को एक बार केमिस्ट्री बच्चे को आसान बना दे, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, फिर टीचर का काम बड़ा आसान हो जाता है, फिर बच्चा अपने आप केमिस्ट्री पढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो एवरेज और अबव एवरेज के बच्चों को जैसे ही कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा केमिस्ट्री में कि सर PYQ तो हो गए, अब मैं NCERT करूंगा, NCERT एग्जाम्पलर करूंगा, तो जैसे ही उसने PYQ कर लिया, NCERT कर ली, NCERT एग्जाम्पलर कर ली है, ठीक है, उसके बाद बच्चे को फुल तैयारी होनी शुरू हो जाती है। इस साल मैंने बुक के साथ एक काम और करा है कि कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वो बुक में भी ऐड करे हैं, और बुक के साथ एक सैंपल पेपर की मेरी एक बुकलेट आती है कि इस बुक के साथ ही है, 12 अनसोल्ड सैंपल पेपर्स है, सॉल्यूशन इनके साथ QR कोड की फॉर्म में अवेलेबल है, बच्चा सॉल्यूशन चेक करना चाहे तो एक बार PYQ सोल्व हो गए, NCERT सोल्व हो गए, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व हो गए, और उसके बाद बच्चा अगर चेक करना चाह रहा है मेरी तैयारी कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो उसके लिए ये सैंपल पेपर सोल्व करें। इनमें अलग से मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस जैसे सोल्व करेगा बच्चे को और क्लैरिटी आ जाएगी, और अगर ये बच्चे ने इस तरह से तैयारी कर ली तो मुझे नहीं लगता कि 70 में से 70 को उसको लाने से कोई रोक सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, और वास्तव में सबसे पहला कार्य जो अध्यापक का होता है वो बच्चों की रुचि किसी भी विषय के प्रति आकर्षित करना होता है। यदि कोई अध्यापक बच्चे की रुचि अपने विषय के प्रति आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है तो प्राय उसका आधा काम हो जाता है। संजय कुमार जी, आपने वार्षिक परीक्षाओं के बारे में बताया कि बच्चे को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। आप नीट में जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनका भी मार्गदर्शन करते हैं, जेई के विद्यार्थियों का भी आप मार्गदर्शन करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के बारे में बताया, उसी प्रकार से आप जो नीट में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनके बारे में उनका क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे कि बच्चे इस प्रकार से करें तो उनके ज़्यादा अंक आ सकते हैं? सर, नीट और जेईई के विद्यार्थियों के लिए मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, ठीक है, NCERT मस्ट है जी, ठीक है। अगेन मैं बार बार मैं इसे फोकस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि है ना बेस आपका NCERT है, ठीक है। तो सबसे पहले NCERT की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। दूसरा जो मेन है ना, नीट और जेईई के दोनों पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है, दोनों पेपर का माइंडसेट ही अलग है, ठीक है। नीट का एग्जाम सारा का सारा टाइम गेम है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और उन क्वेश्चंस में आपका इफिशिएंसी लेवल आपको आता तो है लेकिन आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइम गेम है पूरा का पूरा, ठीक है। हालांकि जैसे मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलर डिजाइन इस तरह से गया है कि डॉक्टर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया तो इमीडिएट आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, क्या क्या करना है, ये दवाई देनी है, ये देनी है, ये देनी है। तो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए नीट के लिए जी, कि इसलिए नीट में टाइम कम दे रखा है कि ठीक है कि आपको कम टाइम में अपना बेस्ट देना है। तो उसके लिए मुझे नीट के लिए जो चीज़ चाहिए वो है प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार आपका NCERT से बेस क्लियर हो गया, फिर आप नीट के PYQs या और भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और उस टाइम आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है, आप सिली मिस्टेक कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, जी, ठीक है, कि कहीं पर मैं यूनिट लिखने में गड़बड़ कर रहा हूं या कहीं पर मैं, ठीक है, किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि MCQs के अंदर आपको जहां आपने गलती करी वो गलती वाला ऑप्शंस आपको सबसे पहले मिलेगा A और B में, ठीक है, क्योंकि पेपर डिजाइन इस तरह से होता है, एक आपका करेक्ट आंसर होता है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि बच्चा यहां गलती करेगा, किलो जूल की जगह इस तरह से जाएगा। हाँ, किलो जूल की जगह बच्चे ने जूल कर दिया तो जूल वाला आंसर पक्का मिलेगा, जी जी, उसने किलो जूल को जूल में कन्वर्ट नहीं करा तो वो फिर उस तरह का आंसर उसका MCQ में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि बच्चे ने ये सिली मिस्टेक करके ये आंसर निकालेगा, वो जरूर ऑप्शन, वो मैच होते ही बच्चे को लगेगा कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो वो नीट के अंदर वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जेईई में उसका उल्टा है, जेईई में आपको टाइम ज्यादा मिलता है, ठीक है, जेईई के क्वेश्चन उस हिसाब से लेंदी आते हैं,
तो जेई में आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, एक फॉर्मूले को 3-4 तरीके से कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नीट और जेई का मेन, जैसे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अपना एक चीज माइंडसेट क्लियर रखे कि नीट के लिए मुझे प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, एक्यूरेसी के साथ करने हैं, ठीक है। जेई के लिए मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि एक चीज को तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछे। तो उसमें जेई का अब अगेन इंजीनियर के साथ मैं थोड़ा कंपेयर करूं कि इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए टाइम मिलता है कि मुझे एक पुल डिजाइन करना है, तो इस पुल डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेंथ चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। तो सेम पैटर्न उन्होंने जेई का एग्जाम में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जेई का और नीट का जो एग्जाम पैटर्न बनाया हुआ है, ये है ना, अलग अलग है। एजुकेशनलिस्ट ने बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है, क्योंकि जेई की रिक्वायरमेंट क्या है और नीट की रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्टर की रिक्वायरमेंट इमीडिएट क्विक रेस्पॉन्स है, ठीक है, और जेई की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले लो। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि भाई बच्चे का उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई जाए। संजय कुमार जी, आपने नीट के बारे में बताया, तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए बच्चों को, जेई के बारे में बताया, बोर्ड की कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के बारे में बताया कि बच्चे को इस प्रकार से स्ट्रेटजी बना के और तैयारी करनी चाहिए। संजय कुमार जी, ये भी बताइए कि जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं या जो बच्चे एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, तो उनके क्या स्कोप हो सकते हैं। हमारे जो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि यदि वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भविष्य में कहाँ कहाँ उनको स्कोप मिल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी ज़रूर अपना विचार रखें। बिल्कुल, आपने बड़ा ना अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, कि केमिस्ट्री ना एक बहुत वाइल्ड फील्ड है ना, बहुत सारे स्कोप्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि बीएससी ऑनर्स अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं, देन फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी केमिस्ट्री से करते हैं, ठीक है। तो एमएससी केमिस्ट्री एक तो कई बार हमें लगता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में करवाती है, यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक कॉलेज है, नहीं, ठीक है, बहुत सारी एनआईटी और आईआईटी भी एमएससी केमिस्ट्री करवाती हैं जी, ठीक है। तो एक तो ग्रामीण अंचल के बच्चों को ज्यादातर ये लगता है कि अब बीएससी करनी तो यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है, केवल यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है। उसका एक अलग से स्पेसिफिक आईआईटी जैम का एक पेपर होता है, ठीक है। आईआईटी जैम जो ग्रेजुएशन उसके लिए मस्ट है, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आईआईटी जैम के पेपर के थ्रू, ठीक है, जिनका अब 12th के बाद आईआईटी का सपना था कभी, ठीक है, वो आईआईटी का सपना आप ग्रेजुएशन के बाद भी पूरा कर सकते हो। आप एमएससी, ठीक है, आईआईटी से कर सकते हो, ठीक है। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स भी करवाते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी, जी, ठीक है। जैसे बेंगलोर में है एक इंस्टीट्यूट, जैसे बेंगलोर में आईएससी बेंगलोर है, ठीक है। सिमिलरली आइजर में भी कई में एमएससी प्लस पीएचडी एक साथ है जी, ठीक है। तो वो एक आपका रिसर्च का पूरा फील्ड है, ठीक है। तो आफ्टर एमएससी एंड पीएचडी आप रिसर्च में जा सकते हो, ठीक है। टीचिंग का तो हमेशा एक ऑप्शन है ही, टीचिंग 1-2 और टीचिंग यूनिवर्सिटी और इस तरह के इंस्टीट्यूशन के अंदर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेम मेन, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा फील्ड केमिस्ट्री का इंडस्ट्रीज में है जी, ठीक है। अलग अलग फार्मा में बहुत स्कोप है, केमिकल इंडस्ट्री, पेंट, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री में हर जगह आपकी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी केमिस्ट्री की डिमांड है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट और, ठीक है, पीएचडी करने के बाद बच्चे को कहीं पर भी जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। कैपेबिलिटी की बात है, ठीक है। अगर बच्चा कैपेबल है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा एक केमिस्ट की तरफ, शॉप की तरफ भी जा सकते हैं आप। केमिस्ट की शॉप सर एक बड़ा छोटा सा एरिया हो गया केमिस्ट्री का, है ना, ठीक है। मतलब वो तो उसमें बी फार्मेसी इंक्लूड तो कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हो आप, एम फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बड़ी छोटा सा एक, मतलब ये लगा लो कि पूरा समुद्र में एक बाल्टी होगी, केमिस्ट्री पूरा समुद्र माने तो एक बाल्टी, ठीक है, की तरह एक केमिस्ट की शॉप होगी, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल है। धन्यवाद सर, आपने विचार मंच के दर्शकों के लिए इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई। मैं विचार मंच के सभी दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत थैंक यू नारसिंह सर, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सर।